स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नवीन टेक स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव किया था। कितना ऑब्जेक्टिव किया था? 100 ऑब्जेक्टिव। वीडियो नंबर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव किया था और आज के इस वीडियो में भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे और जब तक परीक्षा होगा आप लोग का तब तक हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। देखिए, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 25 मैथ का क्वेश्चन पढ़ा था, 25 साइंस का पढ़ा था और 25 हिंदी का और जो था 25 सोशल साइंस का पढ़ा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हिंदी के जगह हम लोग 25 संस्कृत का पढ़ेंगे, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आप लोग को रेड कलर में आप लोग को सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटलेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? किस पदार्थ का योग कहलाता है? तो किस ऑक्सीजन पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह जो है उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो आप लोग को ध्यान देना है। इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को ध्यान देना है, CaCO3। क्या होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र? CaCO3। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है कि परिवर्तित नहीं रहता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर दिए किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट अर्थ स्थल है। तो कौन सा है विशिष्ट स्थल? आप लोग को ध्यान देना है। जो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह हो जाएगा नीला। नीला जो है सबसे अधिक परिकीर्णन करता है। और आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम, इस जो वीडियो चल रहा है उसका जो है PDF रोज टेलीग्राम पे मिलता है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की? आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो होती है धनात्मक, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? आपको ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, जेरिलियम हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। कितना होता है रक्तदाब? आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा
80 mm, क्या हो जाएगा 80 mm, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम, डी इसका आंसर कूलाम हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह जो है 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। कितना से? 7.0 से 7.8 तक, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा परिघटना का प्रदर्शित करता है? आप लोग को पता होना चाहिए, यह जो है प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसका? प्रकाश का प्रकीर्णन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा C2H4। क्या है? C2H4 है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो C2H6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C2H4 है, इसलिए यह जो है असंतृप्त है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ यह संतृप्त है, लेकिन यह जो है असंतृप्त है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल भी किया जाता है, प्रोपेनॉल भी किया जाता है, इथेनॉइक अम्ल भी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा। बकरी जो है घास खाता है और मानव जो है बकरी खाता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे देखिए ये बी हो जाएगा इसका आंसर, घास, बकरी तथा मानव। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कोष्ठकों की कितनी संख्या होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ह्रास क्या कहलाता है? आप लोग को पता होना चाहिए, ह्रास जो है यह कहलाता है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आप लोग को पता होना चाहिए, समूहों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18, डी इसका आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि होता है क्योंकि वह जो है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए होता है। टिन के अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है जिंक के बजाय टिन का लेप लगाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्रभरण का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा, ए इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो है आधे परिभ्रमण के बाद पश्चात परिवर्तन होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया, जो 25 हम लोग आज जो है 25 साइंस ऑब्जेक्टिव करेंगे, और 25 जो है सोशल साइंस है, और 25 मैथ से, और 25 संस्कृत से। तो देखिए यहाँ पर जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, और इससे आगे जो है सोशल साइंस का है। तो देखिए हमारा सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? आपको पता होना चाहिए, धर्म पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? धर्म पर, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें जो है सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो यह जो है
लियो टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी? लियो टॉलस्टॉय की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चावल क्या है? चावल क्या है? तो चावल कौन सी फसल है? आप लोगों को पता होना चाहिए। चावल जो है खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन है? नवीकरणीय संसाधन। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? तो यह जो है 1995 में की गई। कब की गई? 1995 में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो यह जो की गई 1907 में की गई। कब की गई? 1907 में। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह जो कहा था, यह कहा था जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जिम्मरमैन हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? किसका साधन है? वित्त का। तो यह जो है इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो व्यावसायिक बैंक जो है यह वित्त का साधन है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? लोग को पता होना चाहिए। यह जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो यह जो है 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। कब से? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है जो कौन सा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना जो है यह जो लागू की गई है, यह की गई है 1989 में। कब की गई है? 1989 में। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को ये PDF मिल जाएगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यह जो है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो यह जो है उन्हें 2005 में पारित किया। कब? 2005 में। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो यह भारत में जो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो यह जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने? 19। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी है मतलब बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है चुनाव चिन्ह? आप लोगों को पता होना चाहिए। जो यह कमल का फूल है। ये सबसे हल्का सवाल, सब बच्चा को पता होगा। जो है बीजेपी का जो है चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन है? तो मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन है? तो यह जो है ज्ञान, कौशल एवं अनुभव, यह तीनों चीज़ है। क्या है? अनुभव, ज्ञान, कौशल एवं अनुभव। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
ये तीनों चीज़ मुख्य घटक हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हफरी डेवी ने किया था। किसने किया था, हफरी डेवी ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नोबेल पुरस्कार क्या है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो कौन है, क्या है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा इससे अब आगे क्या है, तो इससे आगे हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो इससे आगे हमारा क्या, किस चीज़ का क्वेश्चन है, मैथ का। तो अगर आप लोग को इसका PDF जो चाहिए अगर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को इसका PDF जो है मिल जाएगा, और पार्ट 1 का वीडियो का भी PDF वहीं पे मिल जाएगा आप लोग को। देखिए इसके बाद हमारा जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो ये मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कितना है, 25 क्वेश्चन मैथ का हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैथ का, क्या है क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x+4 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, सीधे मैं बनाता चलता जाता हूँ। तो कैसे बनाना है आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब योग पूछ रहा है, जो शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो आप लोग को शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्या होता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पे b का मान क्या दिया है, तो b का मान -1 दिया हुआ है, तो माइनस जो है सूत्र से लग जाएगा, और माइनस सवाल में दिया हुआ है, तो -1 और a का मान क्या दिया है 1, तो -1 माइनस इंटू -1/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है सी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिघात का पूछ देगा तो 3, और चतुर्थ का पूछ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद का पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद इतना दिया है, तो देखिए किसका मान पूछ रहा है, a इंटू बी का, तो a इंटू बी बराबर क्या होता है हमारा, शून्य का गोला अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग पढ़े थे ना, वही यहाँ पे ए बी कर दिया है, तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे, तो c/a पढ़े थे। तो यहाँ पे c का मान क्या दिया है, तो 5 दिया हुआ है, a का मान क्या दिया है, तो 1 दिया हुआ है, तो 5/1 बराबर क्या हो जाएगा 5, इसलिए इसका आंसर c हो जाएगा। देखिए आप लोग को c नहीं, यहाँ पे 5 कहाँ दिया हुआ है, a में, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग को इससे भारी सवाल नहीं पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछेगा, आप लोग को झट से पट में बना देना है जल्दी जल्दी। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, -b/a, तो -b, तो माइनस सूत्र से है, और b का मान क्या दिया है, तो -4 दिया है, तो -4 क्या हो जाएगा, a का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/1 किसका आंसर दिया हुआ है, तो b में आंसर दिया हुआ है 4, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का, द्विघात का पूछता तो ये हो जाता है, ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसका, यहाँ पे पूछ रहा है त्रिघात का, तो इसलिए त्रिघात का जो है यह सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। पहले पावर 3 रहना चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद एक अचर पद रहना चाहिए। देखिए अगर द्विघात बहुपद का पूछता तो यहाँ पे ये हो जाता, ए हो जाता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे त्रिघात का पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो गलती में मार लीजिएगा, आप लोग ये मार के आ जाइएगा, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/, तो माइनस सूत्र से, और -b का मान क्या दिया है, तो -5/1, a का मान क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो 5 निकल गया हमारा अल्फा प्लस बीटा।
अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकल गया हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा c/, तो 7/1, तो क्या निकल जाएगा 7। हमारा क्या निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा 7 निकला है। तो देखिए यहाँ पे आप सवाल पे चले जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 5 निकला था और अल्फ़ा इंटू बीटा 7 निकला था। तो यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। इस टाइप का सवाल हम बताए हैं मॉडल पेपर, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ बीटा, और यहाँ पे जो है बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ अल्फ़ा। तो देखिए ऊपर में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आया है, तो 5 आया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7। तो देखिए 5/7 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 5/7 जो है ये बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात बहुपद 6x, देखिए इसका शून्य पूछ रहा है। तो शून्य का आप लोगों को कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर पहले 0 कर देना है। उसके बाद इसको और इसको मन ही मन गुना कर लेना है, या साइड में कहीं पे गुना कर लेना है, पहला और तीसरा पद को। तो क्या हो जाएगा, 18x² तो आप लोग को इसको जो है पिछले वाले को ऐसे लिखना है जिससे जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए और गुना करने पर जो है 18x² आ जाए। तो आप लोग को ऐसे ही करके लिखना है, जो इसको जो है ऐसे करके लिखना है, जो गुना करने पर जो है 18x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो कैसे करना है आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए तो आप लोग को 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो +9, देखिए +9x माइनस 2x लिखिएगा। देखिए यहाँ पे -7x है ना, तो यहाँ पे माइनस रहना चाहिए और यहाँ पे प्लस रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -18x² आना चाहिए, तो यहाँ पे +2x -3। देखिए यहाँ पे आप लोग घटा दीजिएगा, इसमें से -9 में से 2 को घटा दीजिएगा तो -7 हमारा आ जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो -18x² आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही करके आप लोग को भी सोचना है। तो देखिए हमारा क्या सोच लिए थे हम लोग, 6x² -9x +2x -3 सोच लिए थे। तो देखिए आप लोग को हम बराबर 0 था, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को कॉमन जो है क्या लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा 3x², 3x नहीं 2x² हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2x², नहीं यहाँ पे x हम लोग 3x ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं 3x कॉमन ले आ सकते हैं। तो हमारा क्या आया था 6x² -9x +2x -3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 3x -3x कॉमन लीजिए, 3x -3 बचेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लीजिएगा कॉमन, यहाँ पे जो है कॉमन ले लीजिएगा आप लोग 1 ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे प्लस जो है 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो 2x के 2x रह जाएगा, -3 का -3 रह जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, 3x लिखा गया क्योंकि 3 दूना 6 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी 2x होगा। तो हमारा क्या आ गया, तो 3x, देखिए इसको लेना है एक बार, इसको और इसको, तो 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा, और एक जगह है जो इसको ले लेना है, तो 2x -3 हो जाएगा। तो क्या हुआ था, क्या आया था हमारा, क्या आया था हमारा 3x + 1 आया था, और एक जो आया था हमारा क्या आया था, यह आया था कितना 2x शायद -3 आया था, क्या हाँ -3 आया था। तो देखिए हमारा पहला का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/3। और जो है दूसरा का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो देखिए यहाँ पे किस पे कहाँ पे लिखा हुआ है, x बराबर 1/3 और y बराबर 3/2, तो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो x बराबर 1/3 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 7 का C इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं इसका आंसर शायद A होना चाहिए, A या C होगा। देखिए अभी हमारा सवाल जो है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि
दूसरे पेज पे बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिए इसको हम बाद में देख लेंगे क्या होता है इसका आंसर। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है जो अल्फा 1/अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है यहाँ पर भी। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आप लोग पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -2/1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 हो जाएगा। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अभी बताया हूँ, तो 1/ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 कहाँ दिया हुआ है, तो -2/3 जो है बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि x² - 3 का पूछ रहा है, बराबर 0 कर देंगे तो x² बराबर हो जाएगा 3, x² बराबर 3 और जो है x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा √3। तो प्लस माइनस √3, जब प्लस माइनस √3 कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है -√3 या +√3, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है यह सी इसका आंसर हो जाएगा। यह जो है बहुपद नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका जो है सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो इनमें से कौन सा जो है रेखीय बहुपद है, तो 2x - 5 देखिए इसमें जो है x² सब नहीं लगा हुआ है, मतलब रेखीय बहुपद मतलब एक चर वाला बहुपद। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ ये दे दिया है अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, तो -b/, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हमारा क्या आ जाता था, अल्फा इंटू बीटा आ जाता था, नहीं अल्फा प्लस बीटा आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे -1/1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसे -1 कहाँ पे दिया है, बी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है जो मूल का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः यह है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो यह हम लोग सूत्र पढ़े थे, x² क्या होता है, x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो है प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, तब 2 दिया हुआ है, तो 2x और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो -15। ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो यह इक्वेशन कहाँ पे दिया है, तो यह इक्वेशन जो दिया हुआ है यह कहाँ पे दिया हुआ है, तो यह जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो इनमें जो है यह सी नंबर जो है बहुपद नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो इनमें कौन बहुपद जो है नहीं है। तो इनमें जो है क्या बोलते हैं, जो यह जो है 1/x - 1 यह जो है बहुपद नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका जो है शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है। तो शून्यक आप लोग उसी तरह से निकालिएगा। देखिए यहाँ पे x² देखिए ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसका हमको भी गलती निकल जाता है। देखिए 6x² यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों का। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है जो ये 6x² हो जाए। तो देखिए यहाँ पे x² -3x -2x लिखिएगा, प्लस क्या था यहाँ पे जो था 6 था, यहाँ पे 6 लीजिएगा। ये इसको जो है संतुष्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे इसको गुना करने पर -6x² आ गया, नहीं +6x² आ गया, और जोड़ने पर क्या आ गया, -5x आ गया। तो हमारा क्या सब आ गया है, तो 3x - 2x क्या आ गया है हमारा, x² -3x - 2x + 6। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको एक बार x इसमें कॉमन ले लीजिएगा, तो x - 3 बचेगा, और यहाँ पे जो है क्या ले लीजिएगा कॉमन, यहाँ पे -2 ले लीजिएगा, तो x माइनस क्या बचेगा, x - 3 बचेगा यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा x - 2 एगो यहाँ से लेंगे, इसको लेंगे एक बार यहाँ को लेंगे, तो x - 3
तो मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 निकला है। तो 2 3 कहाँ पे दिया है, तो 2 3 जो है यहाँ c में दिया है, इसलिए इसका आंसर c हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका जो है px का एक शून्य होगा। इसका जो है इसका भी आप लोग मूल निकाल लीजिएगा। इसमें से जो एक होगा 2 निकलेगा आप लोग को मूल, उसमें जो एक होगा वो एक जो क्या होगा, एक जो है यह जो है 4 होगा, एक जो है 4 होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद का एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद px का शून्य होगा। तो ये सवाल सब जो है थोड़ा कॉपी पे बताना पड़ेगा, इस पर जो है नहीं बन पाता है ये सवाल। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर -2 होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद का 1 0 1 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो यह जो है किससे विभाज्य होगा, यह जो है विभाज्य होगा x-4 से। किससे, x-4 से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार दे दिया है इसमें। यही भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है आप लोग को निकल जाएगा बी, इसका -2 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 निकल जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -p/a। तो -b का यहाँ पे क्या दिया है, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस बाय 2/1 हो जाए। तो 2 कहाँ पे दिया है, तो बी में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसका हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान भी यहीं पर यहाँ पर भी वही बोल रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या निकल जाएगा, इसका आंसर जो है 2 निकल जाएगा इसका भी। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, तो c/a हो जाता है। तो c का मान -4 दिया हुआ है, तो a का मान -2 a का मान 2 हुआ दिया हुआ है, तो 2 तो कट गया, तो -2 सिर्फ निकल गया। तो -2 कहाँ पे दिया है, तो c में दिया है, इसके लिए इसका आंसर c हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यदि बहुपद इतना का मान गुणनफल 8 है तब इनके शून्य होंगे। तो तब इनके शून्य क्या होंगे, तो इसमें इनके शून्य जो होंगे 1 और 8 होगा। क्या होगा, इसका 1 और 8 होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये दे दिया है और इसका शून्य क्यों का अल्फा इंटू बीटा वो गामा हो तो इसका मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, तो क्या होगा, इसका मान जो है -7/4 हो जाएगा। वो बना के देख लीजिएगा, ये सब लंबा लंबा सवाल है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा है संस्कृत का क्वेश्चन है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा संस्कृत का क्वेश्चन चालू होता है। संस्कृत का क्वेश्चन पहला हमारा क्या है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है। कितना मंत्र है, तो 5, तो इसका इसलिए इसका आंसर बी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है। तो देखिए हम संस्कृत वैसे रखे नहीं थे अपने 10th में, इसलिए हमको संस्कृत ना आता नहीं है। देखिए ये जो है क्या पूछ रहे हैं, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ होता है, तो किस पात्र से ढका हुआ रहता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिरणमय पात्र से, हिरणमय पात्र से। किससे, हिरणमय पात्र से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वेदामांते पुरुषम महानतम विधेयतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है, यह जो लिया गया है श्वेताश्वतरोपनिषद से। किससे, श्वेताश्वतरोपनिषद से, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज घटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज घटना जो पटना जो है किसके स्थान में आया था, तो यह जो आया था किसके समय में आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का कौन सा नाम है, तो पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो कब मनाया जाता था, तो यह तो मनाया जाता था यह गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो यह जो प्रसिद्ध हुआ मध्यकाल में। कब, मध्यकाल में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वीरेश्वर कौन है, वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था यह जो था मिथिला का मंत्री था। कौन था, मिथिला का मंत्री, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अलसशाला में आग क्यों लगी थी, लगाई गई। अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि जो है आलसियों की परीक्षा करने के लिए। किसके लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है याज्ञवल्लभ में आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्लभ ने किसको दी थी, तो याज्ञवल्लभ ने दी थी मैत्रेय को दी थी। किसको, मैत्रेय को, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो यह कहा था
दंडी ने, किसने? दंडी ने, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा देवी का समय कहाँ क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो यह जो इसका समय जो है 14वीं सदी है। कौन सा सदी? 14वीं सदी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री जो है यह है पंडिता क्षमा राव। कौन है? पंडिता क्षमा राव, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो यह जो है किसके गीत गाते हैं? यह जो है भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किसने की? किसने होती है? किसने क्या होती है? यह यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा संस्कारों से। किससे यहाँ पे होती है? यहाँ पे किससे होती है होना चाहिए। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन किस प्रकार की संस्कार है? तो यह जो है आप लोग का इसका आंसर जन्मपूर्व संस्कार है। कौन सा पूर्व? जन्मपूर्व संस्कार है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था, वो जो कहा जाता था शिष्यों को, वह ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह जो संकलित है यह विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था वह था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो यह जो है कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्याघ्र पथिक कथा के पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके पाठ के रचयिता? तो यह जो है नारायण पंडित। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह किस ग्रंथ से संकलित है? यह जो संकलित है यह है कर्णभार से संकलित है। किससे? कर्णभार से, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यह जो है कनाद है। कौन है? कनाद, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा निह जोर मलम। क्या हो जाएगा? निह जोर मलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है चारों सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे जो है अगर चैनल पर नया है तो नीचे जो है आप लोग को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऐसे आएगा, उसको जो है ऑल कर दीजिएगा। जैसे आप लोग को क्या है जो कोई भी मैं वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आप तक को पहुँचते रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।